नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव के इस ऑडियो एडिशन में जिसमें हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो कई दिनों के ब्रेक के बाद वापस अ, तरह से सक्रिय हैं इस समाचार विश्लेषण की इसमें। और आज हम लोग बात करेंगे ये जो अमेरिका और भारत, और ख़ास तौर पर क्योंकि अमेरिका और भारत जो है वो ट्रंप और मोदी अ, प्रतीक बन चुके हैं, उसकी उसकी नुमाइंदगी वो लोग करते हैं। उनके रिश्ते शायद इतने खराब कभी नहीं थे और उसको लेकर लगातार ट्रंप जो है धौंस-धमक अपमानित करते रहते हैं भारत को लगातार, और उसके जवाब में नरेंद्र मोदी खास कुछ बोलते और कहते दिखलाई नहीं पड़ते हैं। अ, और इस बीच ये भी हुआ कि जब अभी वाशिंगटन में जो है डीसी में जो कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर था, वहाँ पे एक हत्यारा पहुँच गया था, वहाँ पे गन फायर हुए। उसके बाद बिना बिल्कुल तुरंत नरेंद्र मोदी ने उस पे चिंता जताई और ट्विटर पे उनके उनके साथ सहानुभूति और शुभकामनाएं दी। उसी दौरान जो है उसके कुछ दिनों पहले ही पूरा का पूरा एक किसी पॉडकास्टर ने, जो कि माइकल सैवेज नाम से, उन्होंने बहुत सैवेज का मतलब जंगली होता है, तो उन्होंने बहुत जंगली तरीके से इस बात को कहा कि भारत एक हेल होल है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको जस का तस अपने ट्रुथ सोशल में पोस्ट कर दिया। अ, इस बीच राम माधव वहाँ पर रहे अमेरिका में, और उन्होंने लगभग साफ-साफ ये बात कही, मान लिया कि अमेरिका की कहने पर हमने ईरान से तेल लेना बंद किया और रूस से भी तेल लेना बंद किया, और उसके बाद हम टैरिफ पर भी हमने कुछ नहीं कहा। तो और हम कितना कुछ करें कि अमेरिका को ये लगे कि हम उनके साथ हैं और उनकी बात को मान रहे हैं। हालाँकि उस बात को बाद में उन्होंने कहा कि वो फैक्चुअली गलत है और उन्होंने उसको वापस ले लिया। Have we lagged behind? We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? तो ये बहुत सारा लगातार समय से चल रहा है, सिंदूर के समय से चल रहा है श्रवण जी, जिस समय लगातार भारत को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है ट्रंप द्वारा। इसी के बरक्स आप देख सकते हैं पाकिस्तान का भी स्टॉक्स बढ़े हैं, पहले भी और ईरान की जंग के दौरान भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को बार-बार अपमानित होने दे रहे देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि ट्रंप जो है या अमेरिका जो है या अमेरिका के जो शासक हैं, प्रशासन है, वो भारत को लगातार अपमानित कर रहे हैं और मोदी जी चुप हैं। जी। दूसरी चीज़ ये है कि भारत के नागरिक और अमेरिका में रहने वाले भारतीय, 40 लाख भारतीय या उससे ज़्यादा, जी। वो इस समय क्या महसूस करते हैं अपने शासकों के प्रति या मोदी जी के प्रति, और क्या दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों भारतीय जो अलग-अलग देशों में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो अपने आप को कितना अपमानित महसूस करते हैं, ये पूरा मुद्दा है। आपने देखा कि मतलब मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। वो पीछे ये ले जाना चाहता हूँ कि अगस्त 2025 में दरभंगा के एक स्थान जाले में वोटर अभियान यात्रा के दौरान कांग्रेस के एक लोकल लीडर ने कथित तौर पर मोदी जी और उनकी मां को लेकर कुछ कह दिया था। वो कुछ ऐसा हुआ कि वो जो कहने वाला था वो अल्पसंख्यक समुदाय का था। जी। 2 सितंबर 2025 को चुनावी रैली में बिहार में बिहार में चुनाव हो रहे थे, उस दौरान राज्य आजीविका मिशन निधि से जुड़े कार्यक्रम के वर्चुअल उद्घाटन में मोदी जी ने क्या कहा?
मोदी जी ने ये कहा कि कांग्रेस और आरजेडी बिहार की धरती पर मेरी माँ को गालियां दे रहे हैं और यह बिहार और देश की माताओं का, बहनों का, बेटियों का अपमान। और मोदी जी का ये सब बताते हुए गला भराया। आप भी देख रहे हैं पूरे बंगाल के इलेक्शन को, आपने देखा। आप किस मोदी को देख रहे हैं? क्या आपने बंगाल में किसी भी चुनावी सभा में मोदी जी से सुना क्या कि ट्रंप ने भारत का, भारत की बेटियों का, भारत माता का अपमान किया या भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया? भारत को जो आपने जिक्र किया है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दो चीजें हुई है जो भारत के अखबारों ने, खासकर हिंदी के अखबारों ने इसको उठाया नहीं है। यूट्यूब चैनलों ने भी उसको बहुत ज्यादा प्रमुखता से नहीं उठाया। वो ये है कि भारत को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका जिक्र आपने किया, ट्रंप ने एक 4 पेज की टिप्पणी को जारी किया। तो वो टिप्पणी एक रेडियो कमेंटेटर जिसका नाम आपने बताया, सावेज, उनके द्वारा बोली गई थी, जिसका उन्होंने जो अ, लिखित रूप उन्होंने जारी किया। उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भारत और भारतीयों को लेकर उसमें कई अपमानजनक बातें कही गई। जी। आपने दो बातें कही, मैं दोनों को जोड़कर बताना चाहता हूं। तो ये दोनों घटनाएं, तीनों घटनाएं, तीन घटनाएं, दो नहीं तीन घटनाएं एक साथ हुई हैं और वो समझना जरूरी है। या बल्कि 4 घटनाएं एक साथ हुई। वो जो सोशल ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने जो जारी किया, उसमें ये लिखा कि ए बेबी कम्स हियर, becomes an instant citizen, and then bring the entire family from India and China। जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी के या प्लेनेट के सबसे बड़े नर्क हैं। जी। अब इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि ये जो एशिया के दो राष्ट्र हैं, चीन और भारत, यहाँ की जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन 90 महीने में अमेरिका आती हैं, वो एक बच्चे को जन्म देती हैं और वो फिर अमेरिकी कानून के हिसाब से उस बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। और उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया, गैंगस्टर्स विथ लैपटॉप्स, ये उन्होंने शब्द का इस्तेमाल। भारत को लेकर या एक राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र को लेकर इतनी अपमानजनक टिप्पणी किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के शासनकाल में नहीं की गई होगी। हालांकि अ, इंदिरा जी के जमाने में निक्सन के साथ संबंध बहुत खराब थे। उन्होंने इंदिरा जी के बारे में काफी टिप्पणियां भी की और किसिंजर ने उन चीजों को लिखा भी है, कहा भी है। पर भारत को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं की कि ये नर्क है। अब इसमें मुद्दा क्या है? मतलब मुद्दा, मतलब एक मुद्दा, दूसरा जो आपने राम माधव का जोड़ा, वो एक अपनी जगह। पर हम पहले इसको जी। डील करते हैं कि ये जो टिप्पणी की, तो अमेरिका में रहने वाले कोई 40 लाख भारतीय मूल के जो निवासी हैं, वो शायद प्रतीक्षा कर रहे थे कि मोदी जी इस टिप्पणी पर या ट्रूथ सोशल पर जो उन्होंने उसका वर्बेटिम कमेंट का पोस्ट किया है, उसके ऊपर कोई बात कहेंगे। मैंने जैसे जिक्र किया कि पूरे उस घटना के बाद से, या बंगाल चुनाव के दौरान, या आज वो सिक्किम में है, इस दौरान उन्होंने एक बार भी जिक्र किया हो कि
और आप देख रहे हैं कि आपने भी कहा कि उन्होंने ये जो वॉशिंगटन में एक होटल में जो पत्रकारों के डिनर में जिस तरह की सुरक्षा चूक हुई, उसको लेकर उन्होंने शुभकामनाएं व्यक्त की कि राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी को कुछ नहीं हुआ। इस पर उन्होंने संतोष जाहिर किया। अब इसकी भूमिका क्या है? आप सोचिए कि इस टिप्पणी जो अपमानजनक, और उसको वापस नहीं लिया है ट्रंप ने, ना वापस लिया है, न उस पर कोई खेद व्यक्त किया है। और अमेरिका में जो हिंदू कम्युनिटी है या अमेरिकी नागरिक हैं या वहाँ के जो संगठन हैं, वो काफी उत्तेजित हैं इस बात को लेकर। इसके बावजूद अमेरिकी प्रशासन ने इस पर कोई खेद नहीं व्यक्त किया। अब इस अपमानजनक टिप्पणी के कुछ ही शायद एक सप्ताह पहले मोदी जी की ट्रंप से कुछ 40 मिनट बात हुई थी। ऐसा बताया गया कि 40 मिनट बात हुई। हालांकि आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं कि मोदी जी से ट्रंप 40 मिनट क्या बात करेंगे। और उसका जो लब्बो लुबा जारी हुआ मोदी जी के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया में, उसमें ये कहा गया है कि ट्रंप से उन्होंने कहा कि द पीपल ऑफ इंडिया लव यू, भारत के लोग आपसे प्रेम करते हैं। अब ये जो टिप्पणी हुई, मतलब भारत अमेरिका को प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ट्रंप को कह रहे हैं कि पीपल ऑफ इंडिया लव यू, और ट्रंप जो है भारत को और भारत के नागरिकों को नर्क बता रहे हैं। इस पर मोदी जी चुप है। आश्चर्य किस बात का है, वो ये है कि इस टिप्पणी पर न तो मोदी जी कुछ बोलते हैं, न एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, न देश का कोई मंत्री बोलता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के एक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ये कहते हैं कि ये तथ्यहीन है, अनुचित है और अशोभनीय है। द रिमार्क इज ऑब्वियसली इनएप्रोप्रिएट एंड नॉट ट्रू। नहीं ये सर, वो तरीके उसमें जायसवाल साहब की तो हमको सबको सबको मिलकर मोदी जी को भी और हम सबको उनका अभिनंदन करना चाहिए कि वो हमारे देश के इस समय डिफेंडर इन चीफ बन के खड़े होते हैं। हर बार जब भी देश का जो है कहीं ना कहीं कोई अपमानित कर रहा होता है या कोई उसकी इस तरह से एक तरह से बेहूदगी के साथ बात कर रहा होता है, पर उन्होंने भी ये नाम नहीं लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा अपना सोशल जी जी कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया में ऐसा नोटिस किया गया कि कहीं ऐसा कुछ है जो कि इनएप्रोप्रिएट है, तो इस तरह की बात की गई। घुमा फिरा के लिपापोती करने की कोशिश, जो कि एक राष्ट्र को, अगर 144 करोड़ लोगों का देश है, और मोदी जी के पुराने भाषण सुने जा सकते हैं जहां पर वो कहते हैं कि अरे इतने सारे लोगों का देश हम चुप कैसे रह सकते हैं। जब मनमोहन सिंह के समय वो मौनी और उनको वो अपमानित करते थे जब मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री को। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जायसवाल साहब हमारे, चाहे वो सिंदूर के समय या उसके बाद भी, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और एक और बात जो आप बात कह रहे थे, उसमें लगा कि जो राष्ट्रवादिता जो तथाकथित है भारतीय जनता पार्टी की, और आरएसएस का व्यक्ति इस समय तो राम माधव उस तरह से उनकी भी नुमाइंदगी कर रहे हैं जो वहाँ अमेरिका में थे। और न ही भारत में आरएसएस ने भी कुछ नहीं कहा, उनको भी बुरा नहीं लगा ये सब जो हो रहा है। जो हर बात पे इनकी आस्था आहत हो जाती है, हर बात पे तुनक जाते हैं, हर बात पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, हर बात पे लोगों को मार डालने की बात करने लगते हैं, हिंसा फैलाते हैं। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कि ये रेखांकित करने वाली बात है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, बहुत रेखांकित करने वाली बात है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो सिंदूर के समय तो वो जो जिस व्यक्ति को आगे करके निशाने पर लिया गया, वो तो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री थे, जिनको काफी बलि का बकरा बनाया गया। पर ये जायसवाल साहब इसमें जो कहते हैं कि ये इनएप्रोप्रिएट है वगैरह वगैरह, तथ्यहीन, अनुचित है, उसके आगे वो एक चीज और कहते हैं कि ये भारत अमेरिकी संबंधों की जो हकीकत है, रियलिटी है,
उसको नहीं दिखाता, क्योंकि जो संबंध है वो आपसी सम्मान और पारस्परिक हितों पर आधारित है। अब आप बताइए कि ये जो आपसी सम्मान, क्या इसको ही कहेंगे या पारस्परिक हित इसको ही कहेंगे? ये जो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, अब मैंने दो चीजें आपको कही कि 40 मिनट की बातचीत में ट्रम्प से वो कहते हैं कि भारतीय आपको प्रेम करते हैं, और फिर ट्रम्प उसको इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं कि ये मैं आप प्रेम करते हैं, मैं आपसे आपको नर्क समझता हूँ। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कि भारत का अपमान हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही है, और आरएसएस के एक बहुत बड़े टिप्पणी का मतलब राम माधव को पर्सनली भी मैं जानता हूँ, उनसे बातचीत भी हुई है, और वो लगातार लिखते रहते हैं, मतलब सरकार सरकार को डिफेंड करते हुए उनका जो कॉलम आता है, मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस में आता है वो कॉलम, और वो दुनिया का कोई विषय नहीं होगा जो, अगर आप जम्मू कश्मीर में उनके रोल को देखें तो वो जो मलिक साहब थे, जिन्होंने उन्होंने जो बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, हालांकि मलिक साहब अब हैं नहीं, वो दिवंगत हो गए हैं, पूर्व राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्यपाल जो थे जी, उसमें कई कई कुछ आरोपों का संबंध तो राम माधव से भी है। तो राम माधव जो वहां जाते हैं, और हडसन इंस्टीट्यूट में इसमें कई सवाल उठते हैं। वो आरएसएस की तरफ से बोल रहे थे, मोदी जी की तरफ से बोल रहे थे, देश की तरफ से बोल रहे थे। वो सार्वजनिक रूप से जो कहते हैं कि अ, हमने रूस आपके कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, हमने आपके कहने पर ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, आपने जब 50% की टैरिफ लगाई तब भी हमने कुछ नहीं कहा, आपने 18% की एडिशनल टैरिफ लगा दी, उसको भी हमने स्वीकार कर लिया, जो कि मतलब जो टैरिफ थी उसके अतिरिक्त ये टैरिफ थी। जी। और इस सब के कारण, मतलब राम माधव कह रहे हैं कि इस सब के कारण हमने विपक्ष की आलोचना को भी बर्दाश्त कर लिया। अब आप बताइए कि अब हम और क्या करें, हम उनसे कहाँ, मतलब हम और कहाँ चूक रहे हैं। तो We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? वो ये नहीं कह रहे कि हम कहाँ चूक रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि मोदी गवर्नमेंट और कहाँ कमजोर पड़ रही है, और मोदी गवर्नमेंट ने और क्या नहीं किया। अब आप बताइए, देश का कोई आदमी सवाल नहीं कर रहा है कि ये मोदी गवर्नमेंट को लेकर ये राम माधव अमेरिका की जमीन पर किस तरह की बातें कर रहे हैं, और देश को, और जब वो, आप ये सोचिए कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, चाहे कैम्ब्रिज जाते हों, ऑक्सफोर्ड जाते हों, या और कहीं जाते हों, अमेरिका जाते हों, और वो जब भारत के बारे में कुछ भी कहते हैं, तो आप देखिए कि रविशंकर प्रसाद जैसे जो लोग हैं वो नाक फुलाते हुए किस तरह से अ, चढ़ जाते हैं कि ये भारत का अपमान कर रहे हैं। और आप, राम माधव ने पूरे देश को, पूरी 140 करोड़ की जनता को इस तरह से अपमानित किया अमेरिका जाकर। आरएसएस पूरी तरह से खामोश है। आप अपमानित से ज्यादा एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि हाँ, हम आपके कहने पर बिल्कुल साष्टांग दंडवत हो गए आपके सामने। हाँ, अब एग्जैक्ट। कि अब हम और क्या करें कि आप हमसे थोड़ा-सा खुश हो जाएँ। आप हमको देखें कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे थे। ये गिड़गिड़ाता हुआ एक
साष्टांग दंडवत करता हुआ, और वो जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो देश हम सबका है जिसमें आप सब लोग रहते हैं, जो शायद जिनके लिए ये बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी कि हम हमें क्यों साष्टांग दंडवत होना चाहिए और क्यों ऐसा मान मान लेना चाहिए। तो और आपने देखा वो विजुअल्स अभी चल रहे हैं कि जिसमें उनको एक जगह से निकल रहे हैं, एक बिल्डिंग से राम माधव, और एक व्यक्ति तख्ती लेके खड़ा है कि वो पूछ रहा है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, जी। आपका आरएसएस के बारे में क्या कहना है, आपका वहाँ बीफ को लेकर लिंचिंग होती है भारत में, उसके बारे में क्या कहना है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है उसके बारे में क्या कहना है, नंस के साथ बलात्कार होता है उसके बारे में क्या कहना है। Shri Madhavji, how you doing? What do you have to say about the RSS burning Christians alive? What do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? What do you have to say about the RSS massacring Christians and Muslims in India? Lynching people for eating beef? Hey Shri Madhavji, why are you in America? Why are you in America, Madhavji? What's your agenda? What's your agenda in this country? And most importantly, Shri Madhavji, what do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? Raping Christian nuns? Nothing? और आप देख रहे हैं कि राम माधव किस तरह से उस आदमी को अनसुना करते हुए निकल रहे हैं उसके पास से। अब ये जो क्लिपिंग्स हैं, आप सारी क्लिपिंग्स को जोड़कर देखिए, वो ये जोड़कर देखिए कि ट्रम्प से कह रहे हैं कि इंडिया, भारत के लोग आपसे प्रेम करते हैं, और फिर ये सैवेज एक और बात जो थी कि ट्रम्प ने ये कहा कि आई डो नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। ये वो तो वो ठीक है, वो पॉलिटिकल कैरियर का तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा होगा, और उस जब हमने स्वीकार नहीं किया कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर आपने करवाया। मैं ये हाल की घटनाएं बता रहा हूँ कि आप ट्रम्प से कह रहे हैं कि भारत प्रेम करता है, और वॉशिंगटन में कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर में हिल्टन में जब गोलियां चलती है तब आप ये संतोष राहत की सांस लेते हैं कि ट्रम्प को कुछ नहीं हुआ, और व्यक्त करते हैं सार्वजनिक रूप से। इसके बावजूद करते हैं कि ट्रम्प ने इस ट्रूथ सोशल पर इस तरह की 4 पेज की टिप्पणी भारत को नर्क बताते हुए की, और फिर राम माधव जो हैं वो इसी दौरान अमेरिका में जाते हैं, हडसन इंस्टीट्यूट में इस तरह की बातें करते हैं, और गैंग ऑफ आरएसएस रेपिंग वुमन, वो कहते हैं लिंचिंग ऑफ पीपल हो रहा है, तमाम चीजें कहते हैं, और राम माधव चुपचाप सुनते हुए चले आते हैं, जवाब नहीं देते हैं। ये इसको कुल मिलाकर हम किस तरह से समाप्त करें, ये पूरी पूरी जो घटना हो रही है वो उसको जैसे पूरी की पूरी चीज को निगल रही है सरकार, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये ज्यादा खतरनाक है। वो देश में जैसे जब राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, तो आप सोचिए कैसी आग लग जाती है। पर ये जो हो रहा है ये तो दिख रहा है कि कैसे आपने पूरी तरह सरेंडर कर दिया देश के हितों में। इसमें से कई चीजें जो निकल रही है, मतलब देश में आप प्रतिरोध की आवाज को, विपक्ष की आवाज को आप कुचल रहे हैं, पर अमेरिका के सामने आ, भीगी बिल्ली की तरह मिमिया रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि मदद कीजिए, और क्या करें हम आपके लिए। अब भारत का इतना अपमान हुआ, और तो वो सैवेज भी कहते हैं कि मैं पहले वो तब उनके बारे में ये है कि वो भारत को लेकर इतने क्रिटिकल नहीं थे, पर उन्होंने जब देखा कि कैलिफोर्निया में या सिलिकॉन वैली में भारतीय गोरों के लिए, श्वेतों के लिए कोई जॉब्स नहीं बचे, और सारे जॉब्स इन भारतीयों ने और चीनियों ने प्राप्त कर लिए हैं, तो उनका बदल गया पूरा का पूरा दिमाग या पूरा मन। एक मुद्दा जो सबसे बड़ा ये है कि क्या प्रधानमंत्री इतना आहत महसूस करें कि वो अमेरिका में रहने वाले
भारतीयों से कहे कि नहीं अब हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आपको भारत छोड़कर आ जाना चाहिए, अमेरिका छोड़कर भारत आ जाना चाहिए। जी। तो आपको क्या लगता है कोई एक भी भारतीय आएगा या एक भी गुजराती आएगा क्या, मतलब वहां से मोदी जी को की बात सुनकर आएगा? या वो जो जो लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं कि भाई अभी हम अमेरिका में घुस जाएं किसी भी तरह तरह से, वो लौट आए कम से कम, तो वो भी नहीं लौटने वाले। वो भी नहीं लौटे। या जो प्रतिदिन 200-250 लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं जी। और उसमें एक बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाने के लिए छटपटा रहे हैं, क्या वो अमेरिका जाना बंद कर देंगे? या मोदी जी के मंत्रिमंडल के इतने सहयोगियों के बच्चे वहाँ बड़े बड़े जॉब्स में हैं, एजुकेशन में है, जी। पढ़ाई कर रहे हैं, या हरदीप पुरी की बेटी है वहाँ, जैसे मान लीजिए, जॉर्ज सोरोस से जिनके बारे में कहा गया है कि वो। कहा गया है, जी। तो क्या वो ये लोग भारत छोड़ वहां छोड़कर आ जाएंगे क्या, देश में आ जाएंगे क्या? इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि हम अपमान भी सहने को तैयार हैं, सब कुछ सहने को तैयार हैं, हमको केवल ये चाहिए कि ट्रम्प हमारी तरफ अ, एक नजरें जो उनकी उन्होंने नजरें फेर ली है। देखिए इसमें जो मैं एक पढ़ रहा था, ये जोहो फाउंडर श्रीधर बेम्बू ने एक अपील की है, जी। और वो अमेरिका छोड़कर आ गए और उन्होंने अपना स्वतः का काम यहाँ शुरू किया, और उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया है कि जिस तरह की अमेरिका में इस समय परिस्थितियां हैं, मतलब H1B को लेकर है और इमिग्रेशन को लेकर इतने तमाम कष्ट हैं, तो वो कहते हैं कि भारत माता को आपकी बहुत जरूरत है, आपको आ जाना चाहिए और टेक्नोलॉजिकली देश को एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि वो वहां रहना अब इतना ज्यादा अब वो सम्मानपूर्ण नहीं रह गया। मुद्दा ये है कि क्या मोदी जी को भारत माता को जरूरत होगी, मोदी जी को जरूरत है क्या कि बिल्कुल। भारतीय यहाँ लौट आए, टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करें? हम अपनी बात को समाप्त करते हैं इस तरह की चीज के साथ, इस चिंता के साथ कि हम जो देख रहे हैं दुनिया में इस समय, जो उथल पुथल मची हुई है इजराइल को लेकर, यूरोप के देश, नाटो के देश लामबंद हो रहे हैं, इटली जैसा जो देश है, राइट विंग देश है, या स्पेन जैसा जो देश है, ये तमाम देश, हम इतना अपमानित होते हुए भी हम क्यों अमेरिका के प्रति अमेरिका के प्रति तो उदार होना ठीक है, हम अमेरिकी प्रशासन के प्रति इतने ज्यादा आ, डरे हुए क्यों हैं? तो क्या जो राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि हमारा गला चोक किया हुआ है, मोदी जी को गला चोक किया हुआ है, गले पर को पकड़ा हुआ है, कुछ बात है, कोई बहुत बड़ी बात है, और राहुल गांधी इसमें जो एप्स्टीन फाइल्स का या अडानी का मामला बताते हैं, तो नागरिकों को क्या राहुल गांधी के कहे पर अब भी यकीन नहीं होना चाहिए, जब राम माधव वहां पब्लिकली मोदी जी की तरफ से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ आपने जो जो कहा हम कर रहे हैं? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि ये मुद्दा जब पार्लियामेंट में उठेगा, राम माधव वाला अगर उठा, क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये उठेगा कि नहीं उठेगा, कौन उठाएगा, तो इसके बारे में, या पार्लियामेंट में नहीं भी उठे, विदेश मंत्री से सवाल पूछा जाए, या प्रधानमंत्री तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते नहीं है, उनसे लेते नहीं है, उनसे बात नहीं की जा सकती, क्या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर इन चीजों पर बात करेंगे क्या कि ये, या जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोभाल साहब, वो कहेंगे क्या कि जो ये जो अ, एक कंधार तो हुआ था वाजपेयी जी के जमाने में,
और ये जो कंधार हो रहा है, तो जिसमें आप पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय हितों को समर्पित कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? तो ये एक जो मैंने कहा शुरुआत यहाँ से की थी कि प्रधानमंत्री ने चुनावी सभाओं में बंगाल की इतना कुछ कहा। बिहार में क्या कहा था, मैंने वहां से शुरुआत की थी। पूरे के पूरे अपमान को प्रधानमंत्री, जब सुविधा होती है तब भारत का अपमान, भारत की बेटियों का अपमान, देश का अपमान बता देते हैं। इस समय जो इस तरह का अपमान हो रहा है, पूरा ब्लिटेंटली चल रहा है, और जिसमें राहुल गांधी लगातार जिस चीज को कह रहे थे और जिस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने उद्वेलित हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, वो चीज भारतीय जनता पार्टी के या संघ से जुड़े लोग ही कह रहे हैं। बिल्कुल। और और उसको लेकर कहीं कोई हलचल नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, या कोई खंडन भी नहीं है। खंडन भी क्या, तो राम माधव ने नहीं किया कि नहीं नहीं मैं गलत था और हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया था, और जो 50% टैरिफ लगाई थी उसको हमने प्रोटेस्ट किया था, वो खुद ही कह रहे हैं। जी। तो ये जो मतलब क्या, इससे हमको इंटरनली पता नहीं कि राम माधव को लेकर संघ में किस तरह की हलचल है या नहीं है, या भागवत क्या कहते हैं, या उनका सन्नाटा किस तरफ है इस समय। पर देश के नागरिकों के लिए तो ये बातचीत चर्चा का विषय होना चाहिए कि ये इस तरह का अपमान बर्दाश्त करते हुए, और भारत के जो नागरिक वहां रह रहे हैं, अगर आप वहां के जो सिविल सोसाइटीज है या इंडियन डायस्पोरा है उसकी रिएक्शन को पढ़ें, तो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हैं वो लोग कि उन्होंने इस तरह से अपमान किया। तो आपको यहाँ की सिविल सोसाइटी में, यहाँ के लोगों के बीच में कोई इस तरह की बात दिखी क्या कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ कुछ लोगों ने या कुछ बीजेपी से जुड़े या संघ से जुड़े या सिविल सोसाइटी से जुड़े संगठनों ने इस चीज को अपमान के तौर पर लिया हो कि 140 करोड़ के देश को नर्क बताया गया? तो अब चूंकि ये विषय थोड़ा सा संवेदनशील है, और ये सरकार इस तरह के विषयों को बड़ी आसानी से हजम कर जाती है, तो हो सकता है इस पर भी आगे चलकर कोई बातचीत नहीं हो। पर अगर आप देखें सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं काफी चल रही हैं, जिसमें राम माधव को कहते हुए, या वो जो अ, उनको हैगल करते हुए देख रहे हैं कि राम माधव निकल रहे हैं तो उनको किस तरह से अपमानित किया जाए। अगर ये घटनाएं बढ़ती है अमेरिका में, तो वो हमारे लिए कितनी चिंता का विषय होना चाहिए कि भारतीयों को लेकर, भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर हम क्या करेंगे, मतलब। और अभी जो खाड़ी के देशों में चल रहा है, वो भी अपने आप में काफी चिंता का मामला है कि करीबन 90 लाख 1 करोड़ भारतीय खाड़ी के देशों में काम करते हैं। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, उनमें से जो भी, जिसको मिडिल पावर्स कह रहा था कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मिडिल पावर, जो बीच की जो ताकतें हैं, वो सब अपने के खिलाफ खड़े हुए हैं। चाहे कनाडा खुद है, ब्राजील है, फिर चाइना है, साउथ अफ्रीका जैसा देश जो बहुत खुले आके खुले तौर पे बोलता है। अ, अब हम देख सकते हैं कि खाड़ी के देश भी, ईरान जिस तरह से लड़ रहा है, वो अपने आप में एक दुनिया देख रही। 2 महीने हो गए अभी तक वो लड़ ही रहा है, और वो अभी तक पीछे हटा नहीं है। सबसे ज्यादा जो उसको बोलते हैं ना, लमलेट हुआ देश जो है, हमारा ही दिखलाई पड़ रहा है इस दुनिया में। और जो भी कुछ साख थी हमारी, एक 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 नैतिक ताकत की, एक गांधी के देश की, बुद्ध के देश की, सब जो है वो सबको चौपट कर दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि वो एक व्यक्ति के कारण ये सब हुआ है। और वो एक व्यक्ति के कारण इसलिए हुआ है क्योंकि उसने देश से बड़ा खुद को समझ लिया शायद। और इसलिए वो ये कह सकते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति जिस देश को हेल होल कह रहा है, हम वो हेल होल के जो लोग हैं, जो नरक के लोग हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। ये आदमी तभी कह सकता है कि जब जब वो देश जो है उसके लिए एक तरह से
उसका कोई बहुत अधिक मायने उस तरह से नहीं रह जाता, सम्मान नहीं रह जाता आपके पास से। तभी आप इस तरह की बातें कह सकते हैं। या फिर आप मतलब वो 40 मिनट की बात के बारे में मैं सोचा था कि उसमें से कितनी तो उन्होंने खी की होगी और कितनी जो है काम की बात की होगी, और सिवाय ये बताने के कि बहुत प्यार करते हैं हम लोग उनसे, तो ये बात भी, और उसके अलावा क्या बात की तो किसी को पता है नहीं, है ना, उस तरह से। ये अभी भारत के लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि मोदी जी एक नर्क के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा मान के मोदी जी कल कल जो है फुटबॉल खेलने वाले बंगाली जब वोट देने जाएंगे तो उनको ये बताने के लिए कि मैं फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, और उन्होंने एक नकली गोल मारा उसमें, उसमें जाके ऐसे कि जैसे वो गोल मारना भी। नहीं नहीं, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं नहीं, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिक्किम की जो बॉर्डर पश्चिम बंगाल से लगती है, जिसके पश्चिम बंगाल के जो उत्तर का हिस्सा है, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग के जो बॉर्डर सिक्किम से लगती है, चूंकि बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, जी इसलिए सिक्किम जाकर वो फुटबॉल खेल रहे हैं। और इसलिए खेल रहे हैं कि दार्जिलिंग की जो पॉपुलेशन है, कालिम्पोंग की जो पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल से 20-21 लाख के करीब है दोनों की, जी, वहाँ फुटबॉल को लेकर बड़ा क्रेज है पूरे बंगाल में है सर, मतलब भी पूरे तो बंगाल। नहीं तो तो। तो 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 मोदी जी ये वोट के लिए जो कर रहे हैं, फुटबॉल के रोनाल्डो बन रहे हैं, और जो अ, अ, वहाँ जाकर, तो आप सोचिए कि एक एक प्रधानमंत्री किस हद तक किस सीमा तक जा सकता है, अ, अ, अपने देश को, कभी नाव में बैठ जाता है, कभी पिछली बार वो बांग्लादेश गए थे, वहां मतुआ मतुआ समुदाय के मंदिर में जाकर उन्होंने मत्था टेका था, जब शेख हसीना हुआ करती थी वहां, तो तब शायद उनके लिए वो आसान था कि और एन चुनाव के इसी दौरान जब प्रचार जब बंद हो जाता, तब उनको एक नया एक शगुफा सोचता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें उन्होंने कर रखी। वो भी अपने आप में एक प्रधानमंत्री संग्रहालय का एक वहां पे एक निशाने की तरह होना चाहिए कि कैसे उन्होंने ये अपना ही चुनाव आयोग को कैसे वो क्या बोलते हैं गच्चा देते हुए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई, ये भी पर इस बातचीत को यहाँ पर खत्म करते हैं हम लोग, शायद काफी समय हो गया इसको करते हुए। पर ये बड़ा सवाल शायद जो अभी भी है, भारत की अस्मिता, भारत, और ये जो हमारी जो आस्थाएं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे एक फैक्ट्री सेटिंग के साथ आहत तो हो जाती हैं, पर जब जब देश के साथ ऐसा हो रहा होता तब कोई खड़ा क्यों नहीं होता, ये बड़ा सवाल है। और वो नहीं, सवाल मतलब हम अपमानित कब महसूस करेंगे, ये मुद्दा है। मतलब मतलब एक राष्ट्र के तौर पर हमारे अपमान के क्षण क्या होना चाहिए, मतलब ये और चीन आक्रमण कर दे तब है, या पाकिस्तान कर दे तब है, और अमेरिका जब कहे कि नर्क है, या ट्रम्प जब कहे कि नर्क है, और ये लैपटॉप वाले गैंगस्टर्स हैं जो यहाँ 9वें महीने में आकर बच्चे जनते हैं और नागरिकता कानूनन प्राप्त कर लेते हैं, और उनके कारण यहाँ अमेरिका में गुलामी होने वाली है, और वो अमेरिका से भारतीयों को निकालना चाहते हैं, तो क्या हम इस पर कोई दुख व्यक्त नहीं करेंगे? ये है पूरा का मुद्दा। बिल्कुल, और साथ में ये भी सवाल कि भाई हम सिर्फ मतलब हम उनसे अपमानित महसूस करें या खुद अपने लोगों से लज्जित महसूस करें, कि हम वो क्या ये हमारे लिए एक लज्जा का विषय नहीं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए, हमारे देश के लिए, उसकी अस्मिता के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और ये वो शायद जो सबसे बड़ा सवाल है कि और वो जो 40 लाख लोग वहां मौजूद हैं, जो अमेरिका के नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, हाउडी मोदी वाले मतलब लोग हैं उनमें से बहुत सारे जी। हाँ, मतलब 40 लाख लोग अमेरिका में अमेरिका को स्वर्ग बनाने में इन भारतीयों का योगदान है। जी। वो कैसा महसूस करते होंगे कि देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो मौन बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उनको, और ना वो ये कह रहे हैं कि आप तो छोड़कर यहाँ आ जाइए, मैं आपको स्वर्ग में बुला रहा हूँ। तो ये एक, मतलब अगर हमारा मौन जो है वो इस चीज की पुष्टि करता है कि हाँ, हम भी मानते हैं कि नर्क है, ऐसा है। मतलब हमारे जो शासनाध्यक्ष हैं वो भी ये मानते हैं
कि ट्रम्प जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमेरिका के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और क्योंकि वो इतनी गालियां दे रहे हैं इसलिए हम उनको और अधिक प्यार करते हैं, ये भी एक एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी। तो अब शायद इसके बाद जब ट्रम्प को लगेगा कि अच्छा ये तो प्यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं इनको गालियां दे रहा दिया मतलब लॉजिकली क्या करेंगे, हालांकि लॉजिकली तो ट्रम्प भी नहीं चलते, पर फिर भी इस वक्त बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये ऑडियो मॉडल जो है हमारा शायद ज़्यादा आराम से हम लोग बात कर पा रहे हैं इसमें, क्योंकि एक तरह का बिल्कुल ये लगभग मुझे अपने न्यूज़रूम कन्वर्सेशंस की याद दिलाता है, जैसे हम लोग उस समय वहाँ पे बात करते थे प्लानिंग करते हुए इन चीज़ों की। तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों और श्रोताओं, आपको भी अगर ये बातचीत अगर अच्छी लगी तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हिंदी में इस तरह का बिना शोर किए रोशनी फैलाने वाला विमर्श का भी जगह होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो इसको इसकी मदद करिए, इसको सहयोग करिए, समर्थन करिए। नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।